Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं कैलाश विजय वर्गीय, जो बीजेपी के महासचिव हैं और खास करके पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, भारी भरकम नेता हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है और जिस तरह से चक्रवात आया उससे पश्चिम बंगाल गुजर रहा, और इससे पहले कोविड और कोरोना से तो पश्चिम बंगाल लगातार जूझ रहा है। तो कैलाश जी, क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल की आज की तारीख में? प्रधानमंत्री भी दौरे पे गए हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पे एड्रेस भी किया कि आज की तारीख में हालात काफी खराब है पश्चिम बंगाल में। देखिए, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि ममता जी ने अपना अहंकार तोड़कर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री जी वहां पर गए। और जाने के बाद निश्चित रूप से जिस प्रकार की वहां पर चक्रवात आया है, जिस प्रकार का वहां नुकसान हुआ है, आप जानते हैं कि इस प्रकार के नुकसान में, इस प्रकार की चक्रवात में, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा में यदि कोई सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति कोई होता है तो गरीब व्यक्ति होता है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में बहुत सारे गरीबों के मकान टूटे हैं, बहुत सारे गरीब बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे गरीब बेघरबार हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी वहां पर पहले से ही सक्रिय थी और हमने वहां प्रत्येक जिले के कार्यालय को कंट्रोल रूम बनाया है, वहां तारपुलिन की व्यवस्था की, वहां भोजन की व्यवस्था भी की है। पर पार्टी की एक मर्यादा होती है, एक लिमिटेशंस होती है। कैलाश जी, कोरोना के ऊपर अगर हम बात करें तो कोरोना के ऊपर पश्चिम बंगाल की प्रॉब्लम क्या है? क्यों वहां पे हालात इतने बेकाबू हैं? क्या वहां के जो आईएएस लॉबी है, जो डॉक्टर्स हैं, वो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, या ममता बनर्जी की टेस्टिंग कम है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत दौर से उन्होंने लापरवाही बरती? देखिए, ममता जी ने इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। जब लॉकडाउन की बात आई तो अल्पसंख्यक क्षेत्र के अंदर उनके त्यौहार चल रहे थे रमजान के, तो वहाँ पूरी छूट दी। और यहाँ तक कि वहाँ जब लॉकडाउन के लिए पुलिस के कर्मचारी वहाँ गए कि भाई कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो पुलिस वालों को पीटा गया। पीटने के बाद उनके जिन लोगों ने पीटा, जिन्होंने पुलिस वालों को मार के भगाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। उसके कारण वहाँ की ग्राउंड फोर्स ने विद्रोह कर दिया। आपकी जानकारी में आया होगा, मुझे पता नहीं, वहाँ पर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर सिपाहियों ने विद्रोह करके वहाँ के कमांडेंट की पिटाई कर दी। दूसरे दिन जब ममता जी वहाँ पर स्पॉट पर पहुंची, वो इस गंभीरता को समझ गई कि शुरुआत है, अगर पुलिस फोर्स ने बगावत की तो आगे और भी कहीं हो सकती है। तो ममता जी खुद पीटीएस गई, वहाँ पर उनके सामने सिपाहियों ने नारे लगाए और ममता जी को भी हूट किया। तो कुल मिलाकर सरकार जब पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है तो नौकरशाही में भी बगावत आने लगती है। बंगाल में स्थिति हो गई है। बंगाल में बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऐसे हैं जो फील्ड में काम करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम यहीं पर अच्छे हैं, हमें लूप लाइन में आप कर दीजिए, हम नहीं जा पाएंगे। तो बंगाल में जिस प्रकार हर चीज का राजनीतिकरण होता है, उससे नौकरशाही में एक आक्रोश है। मुझे लगता है कि कम से कम कहीं पर भी कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनेता हो, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जिसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। तो बंगाल में परिस्थितियां बनी है, उसमें बड़ी चिंताजनक है कि नौकरशाही में भी बगावत की वो आने लगी। और ढेर सारे नर्सेस ने भी काम करने से मना कर दिया। बहुत सारी ऐसी नर्सेस थी, वो भी उन्होंने कहा कि अब काम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने विरोध किया। तो आपको लगता है कि ममता जी इस सेंस को क्यों नहीं समझ रही है उनको, कि अगर वो बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा उनके लिए पॉलिटिकली अच्छा होगा? देखिए, क्या होता है कि कभी कभी राजनेताओं के सलाहकार ठीक नहीं होते हैं तो उससे काफी नुकसान होता है। मुझे लगता है कि ममता जी जैसी तेजतर्राट नेता इस प्रकार के नासमझी वाले निर्णय कर रही है, तो मुझे लगता है कि आसपास के सलाहकार कुछ, उन्होंने एक कंपनी है जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि पीआर कंपनी, उस पीआर कंपनी के हाथ में पूरा की पूरा काम सौंप रखा है। वो पीआर कंपनी जैसा सलाह देती है वैसा वो करती है। देखिए, पीआर कंपनी का काम है, एक तरीके से मैं मानता हूँ पीआर कंपनी ब्यूटी पार्लर होती है कि आपको अच्छी तरीके से चमका सकती है। पर राजनीतिक निर्णय में अगर आप पीआर कंपनी की सलाह लेंगे तो इस प्रकार की गलती होगी। कैलाश जी, जो आप पीआर एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये पीआर एजेंसी प्रशांत किशोर की तो आपकी ही पहले सहयोगी थी, तो आपको ठीक सलाह देती थी, ममता जी को खराब सलाह दे रही है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपके हाथ में कोई अगर हथियार है तो उसका कैसे उपयोग करना। यदि आपके हाथ में
एक तलवार दे दें और उसकी जगह कहीं पर आपको स्क्रू ड्राइवर कसना, तो आप तलवार से स्क्रू ड्राइवर नहीं खोल सकते। स्क्रू ड्राइवर के लिए आपको एक अलग से पेचकस लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके हाथ में दिए गए हथियार का कैसे उपयोग करें। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी हो, हाउ टू हैंडल ये आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिस हैंडलिंग हो रही है। और आपको लगता है कि जो ममता जी के भतीजे हैं उनका भी योगदान है क्राइसिस को बढ़ाने में, कम से कम पॉलिटिकली आपके लिए तो कम से कम फायदे की बात है? देखिए उनका तो एक ही काम है कि रोज नोट गिनना, कितने नोट गिनना, कहाँ से नोट आए, उसके ऊपर उनकी चिंता रहती है। बाकी और उनको कोई चिंता नहीं रहती। वो अपना नोट गिने, वो अपना भ्रष्टाचार करें, उससे कोई आपत्ति नहीं, पर ऐसे काम नहीं करें जिससे प्रदेश की जनता को जान जोखिम में जाए। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। यदि आप अपने स्तर पर देखेंगे कि कोविड के नाम पर जितनी भी खरीदी की गई है, वो खरीदी किसने की है, वो खरीदी करने वाले कौन लोग हैं, किस क्वालिटी का सामान आया, यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। डॉक्टर्स लोग छोड़ के क्यों गए? क्योंकि किट्स जो खरीदी गई वो इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि वो अपने जान ही नहीं बचा सकते थे। डॉक्टर और नर्सेज छोड़ के इसीलिए गई। तो ममता जी और उनके जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमने जो सरकार से जितना पैकेज मांगा था, जितनी राहत मांगी थी, वो तो सरकार दे नहीं रही है और सरकार उल्टे पॉलिटिक्स कर रही है। तो आपको लगता है कि उनके एलिगेशन में कोई दम है? राजीव, मुझे लगता है कि सारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सारे राज्यों को जो केंद्र सरकार मदद करती है, जो राज्य का अधिकार है, वो पूरा मिलना चाहिए। और हम तो इसके पक्षधर रहे कि राज्य के साथ कभी पक्षपात नहीं हो। मैं समझता हूँ कि यदि पुरानी सरकार की तुलना में अभी की सरकार की तुलना करें, या जिस जीएसटी का विरोध कर रही थी ममता जी, यदि देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी राज्य को जीएसटी से लाभ हुआ है तो वो बंगाल को हुआ है। तो बंगाल को पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार की तुलना में लगभग 40% अधिक राशि मोदी जी की सरकार ने दी है। तो बंगाल का यदि हक छीना होता तो 40% राशि क्यों ज्यादा जाती? और इसलिए आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, पर वास्तविकता जो है वो सबके सामने। कैलाश जी, एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे सवाल को पूछते हैं कि पोस्ट कोविड की जो दुनिया होगी, पोस्ट कोरोना का जो की दुनिया होगी, उसमें राज्यों का जो परफॉर्मेंस है कोरोना के ऊपर वो काफी मायने रखेगा। और उसमें कई सारे स्टेट हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र है, खास करके गुजरात भी है, जहां पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कोविड को हैंडल करने में। तो इन मुख्यमंत्रियों के ऊपर सवाल उठेंगे और पॉलिटिक्स उससे कहीं ना कहीं ड्राइव होगी। तो आपको लगता है कि आपको इस समय राष्ट्रपति शासन की जरूरत है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से ममता फेलियर कर रही है, ममता नाकाम रही है? देखिए, हमारा हमेशा विश्वास रहा है कि चुनी हुई सरकार को 5 वर्ष का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। पर आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से सिर्फ लड़ाई चल रही है। कभी वो गवर्नर से लड़ती है, कभी वो केंद्र सरकार से लड़ती है, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लड़ती है, कभी वो सांसदों को घर के अंदर बंद करवा देती है, उनको उनका संसदीय कार्य करने से रोकती है। तो इतनी असंसदीय काम वहाँ चल रहे हैं। अभी एक चैनल बंद करा दिया, पत्रकार जो उनके खिलाफ अगर कुछ छापता तो उस पत्रकार को नौकरी से हटवा देती है। तो कुल मिलाकर एक अप्रजातांत्रिक गतिविधियां वहाँ सरकार के द्वारा चल रही है। तो हम तो चाहते हैं कि 5 साल के लिए जनता ने चुना है, आप काम करिए। पर अब जब इस प्रकार की गतिविधियां कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री करेगा, तो फिर हो सकता है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर विचार करे। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। अभी तो हम चाहते हैं कि ममता जी के साथ मिलकर केंद्र सरकार सहयोग करे और बंगाल के नागरिकों को जो उनका अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। जिस परेशानी के संकट के दौर से बंगाल की जनता गुजर रही है, उसमें मदद केंद्र सरकार करना चाहती है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने वहां पर दौरा किया। आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में किस तरह से जाती हुई दिख रही है? क्योंकि वहां पे सिविक इलेक्शन भी होने थे, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ज्यादा एग्रेसिव होकर अपना फुटप्रिंट वहां पे बनाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेटवर्क काफी अच्छा बना लिया है और हर जिले के अंदर हमारी इकाई है, हर मंडल के अंदर हमारी इकाई है। और हमें लगता है कि सरकार की असफलता के बाद यदि उनको टीएमसी के बाद कोई विकल्प दिखता है तो अब बीजेपी दिख रही है। इसका बहुत कुछ श्रेय तो आपको भी जाता है, आपने भी काफी मेहनत की है। हाँ, पार्टी ने जब जवाबदारी दी है तो मेहनत तो करना ही थी और हम लोगों ने वहाँ टीम वर्क के साथ काम किया है, नए कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, नई टीम बनाई है। कैलाश जी, मोदी सरकार को 6 साल पूरे हो चुके और 30 मई को पहला साल हो जाएगा प्रधानमंत्री के। तो अगर हम
पूरे एक बात करें पर्सपेक्टिव में कि आपको लगता है कि क्या बड़ी उपलब्धियां पिछले एक साल में प्रधानमंत्री की या सरकार की रही है जिससे लोगों का जीवन बदला है, और बीजेपी और आने वाले जो चुनाव हैं जैसे बिहार का चुनाव है वहां पे बेहतर परफॉर्म कर पाने की स्थिति में होगी? देखिए, एक ये बात तो बहुत स्थापित हो गई है कि लीडर कैसा होना चाहिए मोदी जी ने बताया है, और सही समय पर सही निर्णय लिए, और न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से सरकार के रूप में भी निर्णय लिए। धारा 370 हटाना इस देश के इतिहास में एक बहुत ही माइलस्टोन है। जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर इस सरकार ने अपनी भूमिका अदा की है, मैं समझता हूँ कि लगता है कि एक सरकार है जो निर्णय करती है। यदि उनके पहले भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, तो उन्होंने सारी महिलाओं का कहा था। ऐसा नहीं कि मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रहे, शोषण होता रहे। तो इसीलिए 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को शोषण से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, साहसिक काम उनका। उनके नेतृत्व में बहुत सारे, ये राम मंदिर का मसला भी, हालांकि तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सरकार ने तथ्य इस प्रकार के रखे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी में आज विश्व के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने टफ निर्णय लिया। 130 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश के अंदर जनता कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन का पालन करवाना, जनता को जब जनता दरवाजे पर आकर खड़ी होकर, कभी हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल और पुलिस वालों के समर्थन में खड़ी हो गई और थालियां बजाई, अभी उन्होंने सबको मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी जनता को एकत्रित किया। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, और इसीलिए विश्व के अंदर आज मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। तो एक आर्थिक तंत्र, आर्थिक गतिविधियां बंद हुई है, जिससे कि इस देश की जीडीपी माइनस से भी जा सकती है। आज गवर्नर साहब ने भी कहा है आरबीआई के, तो एक सबके लिए चुनौती, सारे देश के लिए चुनौती है। तो मुझे लगता है कि इस चुनौती का भी बहुत साहस के साथ मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता आगे बढ़ेगी और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए मोदी जी का कार्यकाल 5 साल का और 1 साल का, यदि हम 2 भागों में इसको बांटे, तो बहुत डायनेमिक, देश को आगे बढ़ाने वाला, और सबसे बड़ी बात है देश को आत्मविश्वास दिलाने वाला। क्योंकि यदि आप मोदी जी के पहले के कार्यकाल में किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, तब देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास नहीं था। आज भले ही हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कोरोना जैसी महामारी सारे विश्व के अंदर है, आर्थिक तंत्र हमारा टूट रहा है, लोगों की कमर टूट रही है, उसके बाद भी आत्मविश्वास खत्म नहीं हुआ। लोगों को लगता है कि मोदी जी हैं तो कुछ होगा ही। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए कि उसका आत्मविश्वास नहीं। कैलाश जी, जो आज की तारीख में जो मजदूरों की समस्या है, मजदूर सड़क पे हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, आपको लगता है कि इसको समस्या को और बेहतर ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए था? क्योंकि पश्चिम बंगाल के भी ढेर सारे मजदूर हैं, बिहार के मजदूर हैं, सब जगह पे फंसे पड़े हैं, तो इसको कैसे और बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था? देखिए, ये अचानक जब भी कोई समस्या अचानक आती है तो उसमें मिल के काम करना चाहिए। प्रदेश में जहाँ मध्य प्रदेश की सीमा चालू होती है, वहाँ से अधिकारी और मध्य प्रदेश की जनता के लोग खड़े रहते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको गाड़ियों में बैठाते हैं, उनके जूते चप्पल नहीं है तो उनको पहनाते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश की सीमा में आखिरी तक एक भी मजदूर आज की तारीख में पैदल नहीं चल रहा है। मैं बहुत जवाबदारी हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि हमारे प्रदेश से यदि कोई मजदूर गुजर रहा है, वो भूखा भी नहीं होना चाहिए। यदि उसके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दिए, उसके पास जूते नहीं है तो जूते दिए, वो बीमार है तो उसको बीमार का इलाज करवाया सरकार ने फ्री में। ये सरकार ने अपनी जवाबदारी को समझा। मैं समझता हूँ कि बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे कोटा के अंदर विद्यार्थियों को निकालना, तो राजस्थान सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझकर उन विद्यार्थियों को वापस भेजना था। राज्य सरकारों ने अगर अपनी बस भेजी या उन्होंने बस की व्यवस्था की तो उसका बिल दे दिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो किसी को बिल नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को हमने भोजन कराया, हमने गाड़ियां इस पार से उस पार भेजा, हमने तो कोई बिल नहीं दिया किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, हमने किसी को बिल नहीं दिया। तो राज्य सरकार को भी अपनी जवाबदारी समझना चाहिए। मुझे बहुत दुख है कि लोगों ने अपनी जवाबदारी नहीं समझी। जैसे महाराष्ट्र से ही गाड़ियों में भर भर कर वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर में छोड़कर जा रहे हैं। तो भाई, आप सारे मजदूरों को वहां से हटा देंगे तो आप जब उद्योग चालू करेंगे तो मजदूर कहाँ से लाएंगे? तो हमने इंदौर में मजदूरों को जाने नहीं दिया, हमने इंदौर में रोका मजदूरों को, हमने इंडस्ट्रियां चालू करवा दी। आज लगभग 1500 इंडस्ट्री इंदौर के आसपास की चालू हो गई।
हमने मजदूरों को वहाँ पर रोक कर उनके खाने की व्यवस्था की, उनके पीने की व्यवस्था की। उसके बाद भी जो मजदूर जाना चाहते हैं, जैसे कई उद्योग ऐसे हैं जो अभी चलने की संभावना नहीं, जैसे सोना चांदी का उद्योग, उसके हमारे यहाँ कारीगर बंगाल के थे, हम रोज उनको 8-10 बसों से रवाना कर रहे हैं, हम रवाना कर रहे हैं। हम उनके रास्ते के खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वो कटनी होकर जाएंगे तो कटनी में उनको खाना मिले, रीवा होके जाए तो रीवा, यदि महाराज उनके, तो आप समझ करिए सरकार आपके साथ खड़ी है, तो कौन पैदल वहां से चलता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तू पैदल चलना चाहेगा क्या? पर सरकार ने अपनी जवाबदारी का निर्वहन नहीं। तो उसमें कई मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, लेकिन कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं उन सबका प्रदर्शन खराब रहा, उसमें कुछ बीजेपी की सरकारें हैं, और खास करके जो रेल मिनिस्ट्री है, आपको लगता है कि रेल मिनिस्ट्री को जो ट्रेन को पहले चलानी चाहिए थी, जिससे कि मजदूर जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाता? देखिए, इसमें बिना राज्य सरकार की सहमति से संभव नहीं, क्योंकि उस मजदूर को वहां पर लाकर क्वारंटाइन करना, उसको वहां पर उसका मेडिकल चेक करना, यदि ट्रेन ले जाके कहीं पर भी छोड़ दो और मजदूर कहीं पर भी घूमने लगे तो आरोप लग जाता कि केंद्र सरकार ने चिंता नहीं की। राज्य सरकार जब जिस राज्य में ट्रेन उतरती है, वहां पर उतरने वाले मजदूर की को उस गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था, उसका मेडिकल चेकअप करना, उसको यदि बीमार है तो उसको क्वारंटाइन में रखना, ये सब राज्य सरकार का काम है। तो रेलवे विभाग ने तो पहले ही कह दिया, अब राज्य सरकार की सजगता चाहिए, राज्य सरकार का अपना होमवर्क चाहिए था। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, पर ये कोरोना एकदम इस प्रकार आया कि किसी का होमवर्क नहीं था, किसी की तैयारी नहीं थी। तो जो समय पे लोगों ने निर्णय लिया, कुछ निर्णय हो सकता है केंद्र सरकार के गलत हो, कुछ हो सकता है कि राज्य सरकार के निर्णय गलत हो, पर मैं ये नहीं कहता। पर इसके पीछे हमारा उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए। जो बात मैंने पहले कही कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें देश हित, समाज हित और कम से कम गरीबों का हित हो, इस बारे में हमको विचार करना चाहिए। एक अंतिम सवाल कैलाश जी, चूंकि आप इंदौर में बैठे हैं और इंदौर बेसिकली इंडस्ट्रियल इलाका है, उद्योग की मध्य प्रदेश की बेसिकली सेंटर है वहां पे, तो जैसा कि आज आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, आपको आने वाले दिनों में इकोनॉमी किस तरह से जाती हुई दिखती है? अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी ही रहेगी, और या फिर आपको लगता है कि साल 1.5 साल इस अर्थव्यवस्था को अपने वापस ग्रोथ को पाने में लग जाएगा? देखिए, नए संदर्भ में नई चीजों के बारे में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। कोरोना के बाद कुछ इंडस्ट्री निश्चित रूप से खराब होगी, जैसे टूरिज्म अभी 1-2 साल उठने का कोई संभावना नहीं है, पर इससे लगी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें की बहुत संभावना है। जैसे आज यदि मैं हेल्थ सर्विसेज की बात करूं, तो हेल्थ सर्विसेज में बहुत संभावना है। आज की तारीख में जो कोरोना के लिए हमको प्रोटोकॉल रखना है, उसमें बहुत सारी नई नई इंडस्ट्री, आज मास्क बनाना, आज सैनिटाइजर बनाना, वो बाहर के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की, और इसलिए भारत की संभावनाएं बहुत अच्छी है। सरकार की नीयत साफ है, सरकार चाहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, सरकार चाहती है, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक बयान कि लोकल के प्रति वोकल होना चाहिए, ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। और ये मैं समझता हूँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था का एक मंत्र है, ऐसा मंत्र जो अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना। और अंतिम में कैलाश जी, सिंधिया साहब मंत्री कब बनेंगे? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब हमारे शीर्ष नेता इसको तय करेंगे, पर वो पार्टी में आए हैं, उनका सम्मान पूरा रहेगा। और मुझे लगता है कि सिंधिया परिवार से भारतीय जनता पार्टी के पुराने रिश्ते हैं, इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई खटाई हो या ऐसी कुछ बात नहीं हो। जिस प्रकार की लोग अंदाज लगा रहे हैं, और आपने भी शायद इस अंदाज से प्रश्न पूछा हो, तो आप भी इस बात को ध्यान में रहे कि सिंधिया परिवार से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, उनके मान सम्मान का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, और जब आप दिल्ली आएंगे तो मुलाकात होगी, और आपका गाना जो है 5 दिन सुने हुए हो गया, तो जब आएंगे तो गाना भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद।